जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर जितेंद्र पहाड़ी। आज हम लोग बात करेंगे मनवर कांसीराम साहब के द्वारा जो है 1962 में सर्विस से त्यागपत्र देने के बाद जो है 14 अक्टूबर 1981 में एक जो है मीटिंग आयोजित की गई चंडीगढ़ में। वो तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन था बामसेप का। उस अधिवेशन में मनवर कांसीराम जी ने बामसेप के बारे में विस्तृत चर्चा की और बताया कि बहुजन समाज बामसेप के बारे में पूरी जानकारी एक पुस्तक के रूप में बहुत जल्द प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो साथियों आज हम आपको बामसेप के स्ट्रक्चर, बामसेप के कार्य करने की जो शैली थी उसके बारे में समझाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अगर आपको ठीक लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को। आरक्षण का जो मूल महत्व है वो कांसीराम जी समझ चुके थे। वो समझ चुके थे कि यदि आरक्षण नहीं होता तो बामसेप चूँकि पैदा ही नहीं होता। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यदि आरक्षण नहीं होता तो मनवर कांसीराम साहब नौकरी में नहीं जाते, और मनवर कांसीराम साहब जब नौकरी में नहीं जाते तो उनको नौकरी पेशा लोगों की ताकत पता नहीं चलती और बामसेप पैदा नहीं होता। और यदि बामसेप पैदा नहीं होता तो बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का जन्म नहीं होता, और यदि बसपा का जन्म नहीं होता तो बहुजन समाज यानी भारत का एक बड़ा हिस्सा डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र से नहीं जुड़ता। हर जगह भगवाधारी खड़े हो जाते जैसे कि आज खड़े हैं। तो बामसेप के बारे में साथियों हम लोगों को चर्चा करना है। बामसेप बहुत महत्वपूर्ण संगठन था जो मनवर कांसीराम जी ने बनाया था। इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो बामसेप का जो मतलब था वो था ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज एम्प्लॉयड फेडरेशन। बैकवर्ड का मतलब यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग से था, और माइनॉरिटीज़ का मतलब था माइनर रिलीजियस कम्युनिटी से, जैसे कि मुसलमान, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, इन सब से। ठीक है, तो बामसेप क्यों, हिस्टोरिकल अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट आया और कानूनी रूप से पहली बार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से जो डीसी उस समय कहा जाता था, जिसको डिप्रेस क्लास कहते थे, आज जिसको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के नाम से जानते हैं, इसकी दशा और दिशा दोनों पर चर्चा की गई। और इसको इसलिए फर्स्ट इंडिया एक्ट को 1919 के फर्स्ट इंडिया एक्ट को जो है पहला न्यायिक संघर्ष कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, 1930 और 31 में फर्स्ट और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, मतलब कि पहला और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, इस सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कानूनी रूप से हमारी तथा हमारे अधिकारों की, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनकी और उनके अधिकारों की वकालत की। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पृथक निर्वाचिका यानी सेपरेट इलेक्टोरेट प्राप्त की। ठीक है, और पृथक निर्वाचिका प्राप्त करने के बाद 1932 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पूना पैक्ट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों से सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचिका की जो मंजूरी ले आए, तो उस समय जो है महात्मा गांधी जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने क्या किया कि वो पुणे की यरबदा जेल में आमरण अनशन के लिए बैठ गए। और उनके इस आमरण अनशन से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ये लगा कि देश में जो है सवर्णों और दलितों के बीच में मारकाट शुरू ना हो जाए, इस डर से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1932 में जो है पूना पैक्ट किया और सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ दिया। ठीक है, पृथक निर्वाचिका को 1932 के जो पूना पैक्ट था उसमें बाबा साहब अंबेडकर ने उसको छोड़ दिया। 1935 में सेकंड इंडिया एक्ट आया, तो उस समय सेकंड इंडिया एक्ट आया और साइमन कमीशन भी उसी के साथ। तो इस एक्ट के आने के बाद डिप्रेस क्लास यानी डीसी जो था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, उनकी एक सूची बनाई गई, जिन्हें वर्तमान में मतलब उस समय पिछड़े वर्ग के लोगों ने अपनी हकीकत को नहीं बताया, इसलिए उनको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया और वो जो है रिजर्वेशन से दूर रह गए।
ठीक है। तो एक सूची बनी साइमन कमीशन के कहने पर और उस सूची को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नाम से वर्तमान समय में जाना जाता है। 1943 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रयास से ही सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण का अधिकार प्राप्त हुआ और एक नए समाज के बनने की नींव पड़ गई। ठीक है। 1945 में बाबा साहब ने स्वयं के प्रयास से पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करने के बाद 1946 में मुंबई में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा पहला स्कूल या पहला डिग्री कॉलेज, जिसको हम पहला महाविद्यालय कहते हैं, वो शुरू किया गया। 1950 में थर्ड इंडिया एक्ट लाया गया और 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अंगीकार किया गया, संविधान को लागू किया गया। जुल्म ज्यादती अन्याय अत्याचार के खिलाफ एट्रोसिटीज एक्ट बना। लेकिन साथियों 1950 में जुल्म ज्यादती अन्याय अत्याचार के खिलाफ कानून तो बन गया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका क्योंकि उसको लागू करने वाले लोगों की नीयत और नीति में अंतर था। इसलिए 1950 के बाद से लगातार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अन्याय अत्याचार की घटनाएं होती रही। ठीक है। और 1977 में इसी कारण SC ST आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग तथा अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। इन सभी कानूनों सभी आयोगों के गठन के उपरांत भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की दिशा या दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है। और मानवर कांशीराम जी का मानना था कि स्वावलंबन सर्वश्रेष्ठ आलंब होता है और स्वाभिमान का आंदोलन बिना स्वावलंबन के नहीं चलाया जा सकता है। यह मानवर कांशीराम जी का कंसेप्ट था। तो मानवर कांशीराम जी ने इसी कंसेप्ट को लेकर के जो इस सामाजिक व्यवस्था के शिकार लोग हैं, उन सामाजिक व्यवस्था के शिकार लोगों को अपने हितों और असंवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने कहा कि आपको संगठित होना होगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर आपको कहकर गए कि आप शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो उन्होंने संगठन की ओर ध्यान दिया मानवर कांशीराम जी ने और संवैधानिक अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए लोगों को एकजुट करना शुरू किया और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय को एक एक करके जो है संगठित करना शुरू किया और कहा कि जब आप संगठित हो जाओगे तो आपके दुखों का निदान होगा। ठीक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मानवर कांशीराम जी ने 6 दिसंबर 1973 को वामशिप का कंसेप्ट बनाकर मुट्ठी भर लोगों के साथ जो है पूना और दिल्ली में 5 दिनों के लिए जो है चिंतन शिविर का आयोजन किया, एक मीटिंग आयोजित की और 6 दिसंबर 1978 को दिल्ली के बोट क्लब मैदान में वामशिप का जन्मोत्सव मनाया। तो अगर हम वामशिप की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर बहुत सॉलिड और बहुत कंसेप्चुअल था, इसलिए वामशिप बड़ा और उसके बाद फिर उन्होंने जब DS4 बनाया मानवर कांशीराम जी ने तो वो भी बड़ा, क्योंकि आप किसी भी काम को स्ट्रेटजी के साथ करेंगे तो फिर वो जो है प्रगति की ओर आपको ले जाएगा। ठीक है। 10 मुख्य अंग या विंग थे जिनके बिना वामशिप समुचित ढंग से कार्य नहीं कर सकता था। वो विंग कौन कौन से थे? पहला था ढांचा जो मानवर कांशीराम जी ने बनाया वामशिप का, वो मास बेस्ड और बहुजन बेस्ड था। दूसरा जो कंपोनेंट था वो था ब्रॉड बेस्ड और तीसरा था कैडर बेस्ड। तो जो मास बेस्ड था या बहुजन बेस्ड था उसका कंसेप्ट था कि कुल कर्मचारियों के लगभग 10% कर्मचारी वामशिप में देश के हर कोने से होना चाहिए, जो आज नहीं है। उस समय कुछ लोग जुड़े थे, वो भी छिटक कर चले गए। ठीक है। दूसरा इसका मास बेस्ड का दूसरा कंसेप्ट था कि 50% राज्यों तथा सेंट्रल स्टेट के 50% जिलों में वामशिप छा जाना चाहिए। ठीक है। ब्रॉड बेस्ड की बात करें तो ब्रॉड बेस्ड में 50% देश के राज्यों में तथा 50% सेंट्रल स्टेट में भी वामशिप होना चाहिए। और कैडर बेस्ड की बात करें
तो मानवर कांसीराम जी का मानना था कि कुल जो सदस्य संख्या होगी वामसिप की, उसका कम से कम 5% कैडर बेस होना चाहिए। वामसिप की ये अति आवश्यकता है। दूसरा जो विंग था वो था सचिवालय। ठीक है, सचिवालय का काम होता था, वामसिप का अपना एक सचिवालय होता था जो गवर्नमेंट के रूल्स कानून्स को क्रियान्वित कराने तथा बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लिए तैयार योजनाओं और प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स और बजट को पूर्ण रूप से निष्पादित कराने का काम करता था। उस समय थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन आज की दिशा में इस दिशा में बिल्कुल काम शून्य है। ठीक है, संगठनात्मक प्रतिष्ठान तीसरा था। तो संगठन के सचिवालय ऑफिसेस थे, तो सेंट्रल टू स्टेट और स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, बट ऑर्गेनाइजेशंस के विंग थे जो वो डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट और स्टेट टू सेंटर थे। ठीक है, स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट जो थी वो डिस्ट्रिक्ट थी। अब निधि और वर्कर्स को जिला स्तर पर ही उस समय तैयार किया जाता था और मूवमेंट की जरूरत के अनुसार उन्हें स्टेट और सेंट्रल में भेजा जाता था। डिस्ट्रिक्ट की बुनियादी इकाई को जो तहसील या तालुक या ब्लॉक या गांव स्तर तक भेजा जाता था। ठीक है, चौथा जो विंग था वो था कंट्रोलिंग ऑफिस दिल्ली। ठीक है, कंट्रोलिंग ऑफिस दिल्ली, ये दिल्ली का जो ऑफिस था ये मानवर कांसीराम जी के कुछ भरोसेमंद लोग चलाते थे। दिल्ली में एक नियंत्रण कार्यालय था जो 100 पूर्ण विकसित कार्यालयों के साथ चलता था, मतलब पूरे देश में 100 कार्यालयों को गवर्न करता था। और इसकी जो थीम थी वो थी कि सभी स्टेट, सेंट्रल स्टेट और राजधानियों में पूर्ण विकसित ऑफिस होने चाहिए। नगर निगम वाले शहरों में भी ऑफिस होना चाहिए, छोटे शहरों में भी ऑफिस होना चाहिए, इंडस्ट्रियल शहरों में भी ऑफिस होना चाहिए, जो कि आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं है। वामसेप ब्रदरहुड और वामसेप एडॉप्शन, ये दो विंग और थे। वामसेप ब्रदरहुड का जो काम था वो सिटीज या शहरों में रहने वाले लोगों के बीच भाईचारा बनाना था, और वामसेप अडॉप्शन का जो काम था वो गाँव के बीच में जो है और शहरों के बीच में जो लोग हैं, गांव और शहरों के लोगों के बीच भाईचारा स्थापित करना था। ठीक है, क्योंकि सेपरेट सेटलमेंट 1942 में अंग्रेज राजी हुए, लेकिन 1947 में हम लोगों को सेपरेट सेटलमेंट भी गंवाना पड़ा। और उसके कारण जब जुल्म जाति खत्म नहीं हुई, जब लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, तो लोगों का गांव छोड़कर माइग्रेशन हुआ। और कुछ जो माइग्रेशन हुआ वो दो तरह से हुआ, एक तो दुखद प्रवसन हुआ, दुख के कारण माइग्रेशन हुआ, दूसरा सुख के कारण हुआ। जो सेपरेट सेटलमेंट ना हो पाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न भेदभाव, जातीय उत्पीड़न, आर्थिक परेशानी, SC ST के लोगों ने इन वजहों से गांव को छोड़ा और शहरों में आकर झोपड़ियों में रहने लगे। ठीक है, कुछ ऐसे थे जो नौकरियों में आ गए और वो शहरों में आकर बस गए। तो इन दोनों के बीच में जो ब्रदरहुड था, ब्रदरहुड का कार्य था कि शहरों में बसे हुए दलितों को एक जगह लाना, चाहे तो वो झोपड़ियों में रहते हो चाहे महलों में रहते हो, दोनों को एक जगह खड़ा करना, उनके बीच में भाईचारा पैदा करना। अडॉप्शन का काम था गहरी कि ग्रामीण और शहर के जो दलित हैं उनके बीच की दूरी को कम करके उनके बीच में भाईचारा पैदा करना। सातवीं जो विंग थी वो मेडिकल हेल्प और एडवाइजरी कमेटी थी। इसमें SC ST OBC के उन चिकित्सा विशेषज्ञों का यह एक अंग था या विंग थी जो दलित शोषित भाइयों के लिए चिकित्सा सेवाएं देते थे, गरीबों की सेवा करते थे। आठवां जो विंग था वो था साहित्य स्कंद या लिटरेचर विंग। दलित लेखकों, साहित्यकारों, प्रोफेसरों का एक अपना साहित्य जगत निर्मित करने के लिए एक विशेष विंग बनाया हुआ था ये। ठीक है, अगला जो था नौवां वो था वेरी इंपोर्टेंट विंग थी परीक्षण स्कंद। जटिल और मॉडर्न युग में लाभप्रद परीक्षणों को संचालित करने के लिए एक विंग थी। इसका मुख्य काम था सर्वे करना, परिचर्चा करना, विचार गोष्ठियाँ कराना, और बहुत ही बुद्धिमान और समर्पित व्यक्तियों की ये विंग होती थी। इंटेलेक्चुअल बैंक कहते थे इसको बहुजन समाज का। ठीक है, इसको ब्रेन कहा जाता था। और जो 10वीं विंग थी वामसेप की वो थी वामसेप वॉलंटियर फोर्स। कार्यक्रमों का सफल संचालन करने और उनका नियंत्रण करने के लिए इस विंग का उपयोग किया जाता था, ये वर्दी में होती थी। इसके बाद
DS4 जब बनाई मनवर कांशीराम जी ने तो उसमें भी 10 विंग थे। उसमें जागृति जत्था था जो लोगों को गीतों के माध्यम से जो है जागृत करने का काम करता था। दूसरा जो विंग था वो वामसेव की सहकारिता थी, वो धन का निर्माण, अर्थ का निर्माण, पूंजी का निर्माण करने का काम करती थी। तीसरा विंग था वो समाचार पत्रों का और पब्लिकेशंस का काम देखता था। चौथा जो विंग था वो संसदीय संपर्क शाखा थी जो क्षेत्र में जाकर लोगों की परेशानियों और संसदीय कार्यों को देखती थी। पांचवी जो विंग थी वो विधिक सहयोग और सलाह की विंग थी। छठी जो विंग थी वो स्टूडेंट विंग थी। सातवीं विंग थी युवक संगठन। आठवीं विंग महिलाओं का संगठन था। नौवीं विंग औद्योगिक इंडस्ट्रियल श्रमिकों का और 10वीं विंग थी वो खेतीहर मजदूरों की थी। साथियों, ये वामसेव का पूरा ढांचा था। इस ढांचे के साथ मनवर कांशीराम साहब ने 20 साल काम किया, 22 साल काम किया। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया तो जो है हम लोग अपने उद्देश्य में एक हद तक सफल हुए। लेकिन आज की डेट में, आज वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में हम लोगों का दूर दूर तक कोई भी संगठन इस तरीके का दिखाई नहीं देता है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो मूवमेंट है वो कमज़ोर हुआ है, जो आंदोलन है वो उसमें गिरावट आई है और लोगों के अंदर एक डर आया है कि आज नहीं तो कब। तो इन सारी चीज़ों से साथियों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो है के आंदोलन को मजबूत करने के लिए हमें पुनः चिंतन करके, जागृत होकर के पुनः खड़ा होना होगा। आज हम जहाँ खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लड़े हैं। आज हमारे पास जो भी दौलत है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत है। आज हमारे जेब में जो भी पेन है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। आज हमारे पास जो कार है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का उपकार है। आज हमारे जीवन में जो शांति है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की क्रांति है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा की गई क्रांति है। फिर भी अगर हम मौन हैं तो हृदय पर हाथ रखकर बताएं कि आपके पीछे कौन है। कहीं आप जो है मनुवाद से ग्रसित तो नहीं है, मनुवादियों के चोला ओढ़े तो नहीं है। इन सारी बातों के साथ मैं आज वीडियो को ख़त्म करूंगा। पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस आंदोलन को जीवित करने के लिए हम लोग आपस में भाईचारा पैदा करें और जो लोग जो है चाहते हैं कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन हो, प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी में हमारा भी हिस्सा हो, तो उसके लिए हमें मतलब किसी रोटी के लिए किसी का मुँह ताकने की नौबत ना आए। हमारे समाज को पेट पालने की समस्या के लिए जूझना ना पड़े, सम्मान के साथ हम सब जी सकें, इसके लिए सत्ता की ज़रूरत होती है और वही पाने के लिए हमको लड़ना होगा, एकजुट होना होगा, संघर्ष करना होगा। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।